हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है छत्तीसगढ़ सर्कल में जो पीए का एग्ज़ाम हुआ था 24 अक्टूबर 2021 को। आज हम लोग उसके आंसर कीज को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरआईसीटी। आरआईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो आरआईसीटी की फुल फॉर्म है रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में FSI विद रेफरेंस टू IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मीन्स, यानी कि FSI की फुल फॉर्म पूछी गई है। FSI की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज लोकेटेड एट, यानी कि जो डाक विभाग का प्राथमिक डाटा केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। तो प्राइमरी डाटा सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, वो नवी मुंबई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IPVS, यानी कि IPVS का पूरा नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो IPVS का पूरा नाम है इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि विच मॉड्यूल इज यूज टू मेंटेन अकाउंटिंग इन CSI SAP एप्लीकेशन। CSI का जो SAP एप्लीकेशन है उसमें अकाउंटिंग का काम किया जाता है F&A मॉड्यूल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि व्हाट इज पर्पस ऑफ ECMS इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि ECMS का क्या काम है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। तो डाक विभाग में ECMS का काम है वो है फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन मैकमेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि DRC अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट रेफर्स टू, यानी कि DRC का पूरा नाम क्या है ये पूछा गया है। तो DRC का पूरा नाम है डिजास्टर रिकवरी सेंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया व्हाट इज द एम ऑफ चेंज मैनेजमेंट सीलो ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, यानी कि IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का जो चेंज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था उसका क्या काम था ये पूछा गया है। तो उसका उद्देश्य था ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ इंडिया पोस्ट इंक्लूडिंग GDS एम्प्लॉयज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है SSO इन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट रेफर्स टू, यानी कि SSO की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो SSO की फुल फॉर्म है सिंगल साइन ऑन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया व्हाट इज द टोल फ्री इंक्वायरी हेल्पलाइन नंबर ऑफ इंडिया पोस्ट इज। वो इंडिया पोस्ट का जो टोल फ्री इंक्वायरी हेल्पलाइन नंबर है वो है 180026666866, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि पोस्टिंग ऑफ विल मेल सर्विस में बी पोस्टेड बाय अ सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर एट लीस्ट वंस इन डेज अंडर दिस सर्विस, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है कि एक सेवा प्रदाता द्वारा बिल मेल सेवा की पोस्टिंग इस सेवा के तहत कम से कम कितने समय में एक बार ग्राहकों को पोस्ट की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा 90 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि द टर्म फॉर ग्राम प्रिय पॉलिसी इन RPLI इज, यानी कि ग्राम प्रिय पॉलिसी का दूसरा नाम क्या है ये पूछा गया है। तो द टर्म पूछा गया यानी कि कितने समय के लिए होती है। तो ग्राम प्रिय पॉलिसी जो RPLI में होती है वो 10 ईयर्स होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर है। 10 वर्षीय ग्राम प्रिय पॉलिसी RPLI में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि व्हाट इज द फी फॉर ट्रांसफर ऑफ मंथली इनकम स्कीम अकाउंट फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस। एक पोस्ट ऑफिस के खाते को अगर दूसरी पोस्ट ऑफिस में चेंज करते हैं तो उसके लिए ट्रांसफर ऑफ अकाउंट का चार्जेस है वो 100 रुपये प्लस 18% GST, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर ओपनिंग ऑफ अ न्यू PPF अकाउंट, यानी कि PPF का नया खाता कम से कम कितने राशि से खोला जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि what will be the rebate on advance deposit of 12 months in RD accounts for denomination of ₹100, यानी कि 100 रुपये की अगर RD है उसे 12 महीने के लिए एडवांस जमा कराया जाता है तो कितने रुपए की रिबेट यानी कि छूट मिलती है ये पूछा गया था। तो 100 रुपये की अगर RD है किसी की और 12 महीने का एडवांस जमा करते हैं तो उनको रिबेट के रूप में 40 रुपये दिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि हाउ मच फी विल बी चार्ज फॉर अल्टरेशन इन एड्रेस और प्लेस ऑफ पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ रेमिटर, यानी कि जो भेजने वाला व्यक्ति है उसकी रिक्वेस्ट पर अगर मनी ऑर्डर के जो
एड्रेस है या प्लेस है पेमेंट का, उसमें अगर चेंज करना है तो उसके लिए कितनी फीस दी जाती है, तो उसके लिए नो एडिशनल फी विल बी चार्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि कमरबेट स्टैम्प्स आर नॉट इश्यूड इन हुज मेमोरी, यानी कि निम्नलिखित में से स्मारक डाक टिकट किसकी स्मृति में जारी नहीं किए जाते हैं। तो जो डाक विभाग के वर्तमान महानिदेशक होते हैं उनकी स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी नहीं की जाती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। वही महत्वपूर्ण घटना है विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख व्यक्तित्व और प्रकृति के पहलुओं के लिए स्मारक स्टैम्प्स है वो जारी की जाती हैं, लेकिन डाक विभाग के जो वर्तमान महानिदेशक होते हैं उनकी मेमोरी में स्मारक डाक टिकट जारी नहीं किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया व्हाट इज द ब्रांड नेम फॉर पर्सनलाइज सीट ऑफ पोस्ट स्टैम्प्स ऑफ इंडिया पोस्ट, यानी कि इंडिया पोस्ट की जो पोस्ट स्टैम्प्स होती है उसकी एक पर्सनल सीट होती है, यानी कि एक व्यक्तिगत सीट का एक ब्रांड है, उसका नाम क्या है ये पूछा गया है। तो भारतीय डाक के डाक टिकटों की व्यक्तिगत सीट का जो ब्रांड नेम है वो है माई स्टैम्प्स, यानी कि माई स्टैम्प्स एक पर्सनलाइज सीट होती है पोस्ट स्टैम्प्स को इंडिया पोस्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि व्हाट इज द मिनिमम लिमिट एज एट एंट्री फॉर द प्लान्स अंडर AEA और सुमंगल ऑन द नेक्स्ट बर्थडे, यानी कि AEA पॉलिसी अगर लेनी है किसी को तो मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए ये पूछा गया है। तो न्यूनतम आयु की सीमा AEA पॉलिसी के लिए अगर किसी को अप्लाई करना है तो मिनिमम एज होनी चाहिए 19 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया स्पीड पोस्ट की डिलीवरी में देरी के मामले मुआवजे की राशि क्या है। तो कंपनसेशन अगर किसी स्पीड पोस्ट की डिलीवरी में थोड़ा सा लेट होता है या डिले होता है तो कंपनसेशन के रूप में स्पीड पोस्ट के जो भी चार्जेस हैं वो दिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि इफ अ वैल्यूएबल आइटम हैज बीन रिफ्यूज्ड और अनक्लेम्ड बाय अ रेसिपिएंट what will be done to the money order form attached with it, यानी कि अगर यदि कोई प्राप्तकर्ता किसी मूल्यदेय वस्तु को अस्वीकार या लावारिस किया गया है तो उसके साथ संलग्न मनी ऑर्डर फॉर्म का क्या किया जाता है, तो उसे प्रेषक के पास वापस भेज दिया जाता है, यानी कि एक DP मनी ऑर्डर होता है और उसके साथ में एक अटैच्ड होकर के मनी ऑर्डर फॉर्म होता है। अगर ये BP आर्टिकल बढ़ता है तो ये MO फॉर्म है वो फिल करके उनको भेजा जाता है, जो भी भेजने वाला है उसको। अगर ये लौटता है किसी भी कारण बस रिफ्यूज़ होता है तो इसे इसी के साथ में अटैच करके वापस लौटा देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि व्हाट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ नॉमिनल रोल इज। नॉमिनल रोल की जो परिरक्षण की अवधि है वो है स्थायी, यानी कि परमानेंट रूप से इसे परिरक्षण करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि whenever a voucher is wanting a remark should be written by the sub account assistant on the daily account and a note of the irregularity should be made in। बेसिकली ये पूछा गया है कि जब कोई वाउचर वांछित हो तो दैनिक खाते पर उप खाता सहायक द्वारा एक टिप्पणी लिखी जानी चाहिए और इसे एरर बुक में एक अनियमितता का एक नोट भी बनाया जाना चाहिए, यानी कि अगर कोई वाउचर मिस होता है तो उस केस में एक एरर बुक होती है उसमें जो डिटेल्स हैं वो लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि सुकन्या समृद्धि खाते में बाद में जमा केवल खाता खोलने की तारीख के पूरा होने तक किया जाता है, यानी कि बेसिकली ये है कि SB ऑर्डर जो कि 9/2020 था, यानी कि SB ऑर्डर नंबर 9 2020 में जो जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं कि जो SSA का अकाउंट है उसमें कितने साल तक पैसा जमा किया जाता है। तो खाता खोलने से लेकर के अकाउंट ओपनिंग की डेट से लेकर के 15 ईयर्स तक, यानी कि अकाउंट जब 15 साल तक चल जाएगा, रन कर लेंगे हम लोग, जमा कर लेंगे, तब तक इसमें पैसा जमा कर सकते हैं, यानी कि अकाउंट ओपनिंग से लेकर के 15 साल तक इसमें पैसा जमा करवाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया व्हाट इज द रेट ऑफ GST टू बी चार्ज अलॉन्ग विद वेरियस फी चार्जेस ऑन ट्रांसफर प्लेसिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी कि ये पूछा गया है कि GST की रेट क्या है अगर किसी अकाउंट को ट्रांसफ़र करना हो या प्लेस करना हो या अन्य जो फीस है उन पर कितना GST परसेंटेज लिया जाता है। तो बेसिकली GST ली जाती है 18%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि इफ द रेगुलर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ ट्रेन इज इनएडुकेट फॉर द carriage of all males who is authorized to apply to the railway authorities for such extra accommodation। बेसिकली ये पूछा गया है कि यदि रेलगाड़ी में उपलब्ध कराया गया नियमित आवास इन सभी मेलों के वहन के लिए अपर्याप्त है तो
ऐसे अतिरिक्त आवास के लिए रेलवे अधिकारियों को आवेदन करने के लिए कौन अधिकृत है? तो बेसिकली इसके लिए ऑथराइज होते हैं मेल एजेंट, मेल गार्ड, इंचार्ज ऑफ ट्रांजिट सेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है if the holder loses a metal token he must immediately report to the fact to the record officer, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का सही आंसर। यदि धारक अपना धातु टोकन खो देता है तो उसे तुरंत रिकॉर्ड अधिकारी को इस तथ्य की सूचना देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि द फॉर्म M42 for transactions and M43 for mail office is used for to prepare mail abstract, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि विदेशों में भेजने के लिए भारतीय भाषा में संबोधित लेखों के साथ क्या कार्रवाई करें? तो उनको क्या करना चाहिए? इनको ट्रांसक्रिप्शंस इन इंग्लिश शुड बी एडेड, यानी कि अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्शन जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया कि हाउ मच टेस्ट चेक्स ऑफ क्रेडिट्स एंड डेबिट्स इन ईच विल शैल बी चेक्ड बाय अनदर सीनियर एंड एक्सपीरियंस ऑफिशियल इन द ऑफिस ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू फॉरेन मेल्स। इस प्रश्न का आंसर ऑथेंटिक सोर्स से अभी तक नहीं मिला, इसलिए इस प्रश्न को मैं अभी के लिए स्किप करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि इफ अ फ्रैंक्ड आर्टिकल इज फाउंड इन लेटर बॉक्स, यानी कि अगर कोई मशीन फ्रैंक आर्टिकल लेटर बॉक्स में मिलता है तो उसके साथ में क्या व्यवहार किया जाता है? तो उस मशीन फ्रैंक के आर्टिकल को जो कि लेटर बॉक्स में पाया गया है उसे एज ए अनपेड आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कि हाउ टू डील विद अ कस्टमर अपेयरिंग इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर रिफंड द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड आइटम्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी कि बेसिकली ये पूछा गया है कि प्रयोग नहीं की गई डाक टिकटों की मूल्य की वापसी के लिए डाकघर में आने वाले व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है? तो बेसिकली जो रिफंड्स हैं वो नॉर्मली अलाउड नहीं किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, नॉर्मली रिफंड नॉट अलाउड। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ अ लेटर के लिए अधिकतम वजन सीमा कितनी होती है? तो वो होती है 2 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जेम्प्टेड इन कनेक्शन विद ब्लेंडेड टीजर पैकेट, यानी कि बीएलपी के केस में निम्नलिखित में से किस में छूट नहीं दी जाती, ये पूछा गया है। तो नॉट एग्जेम्प्टेड पूछा गया है तो एयरमेल के जो चार्जेस हैं वो बीएलपी पर लगते हैं, यानी कि इसको इन चीज़ों से छूट नहीं मिली है। ऐसे पोस्टेज चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस, फी फॉर एक्नॉलेजमेंट से छूट मिलती है, लेकिन एयरमेल के चार्जेस से छूट नहीं मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एयर विदाउट एनी एडिशनल चार्ज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी डाक वस्तु बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई मार्ग से प्रेषित की जा सकती है? तो जो फर्स्ट क्लास की मेल्स होती हैं उनसे किसी भी प्रकार का एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाता है और उन्हें बाई एयर मेल ही ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है इफ अ पोस्टल आर्टिकल हैज वंस बीन टेंडर्ड टू द एड्रेसी बाय द पोस्ट ऑफिस इट विल नॉट बी रीडायरेक्टेड टू हिज एड्रेस इन एल्सवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया कि सजेशन एंड कंप्लेंट्स बुक इज अवेलेबल एट, तो जो सुझाव एवं शिकायत पुस्तिका है वो लगभग हर ऑफिस में मिलती है, यानी सभी डाकघरों में सुझाव और शिकायत पुस्तिका उपलब्ध होती है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम एड्रेसी authorizing the post office to deliver article to person other than themselves should be treated as lapsed after a time limit of 3 years, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ अ बुक पैकेट कंटेनिंग प्रोडिकल्स, यानी कि पत्रिकाओं वाले पुस्तक पैकेट की अधिकतम बार सीमा क्या है, ये पूछा गया है। तो बुक पैकेट कंटेनिंग प्रोडिकल्स का जो वेट लिमिट होता है वो होता है मैक्सिमम 5 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि नथिंग may be attached to the postcard, what is not exceptions to this statement, ये पूछा गया कि पोस्ट कार्ड से कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता है, इस कथन का अपवाद क्या नहीं है? तो इस कथन का अपवाद नहीं है कि अनदर इनलैंड कार्ड इंटेंडेड फॉर रिप्लाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया कि व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन इन एपीपीयू, यानी कि भारत ने एपीपीयू को कब ज्वाइन किया था? तो 1973 में इंडिया ने एपीपीयू को ज्वाइन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन आर्टिकल इज नॉट एलिजिबल फॉर रिडायरेक्शन इंडिया बाई एयर,
तो निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी पत्र भारत में अपने प्रेषण के लिए योग्य नहीं है? तो जो स्मॉल पैकेट्स होती हैं वो बाई एयर रिडायरेक्ट नहीं की जाती है इंडिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया कि इन कनेक्शन विद फॉरेन मेल्स द इंडिकेशन पेरेवियन डिनोट्स, यानी कि ये पूछा गया है कि फॉरेन मेल्स के मामले में जो वर्ड है, जो शब्द है पेरेवियन, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बाई एयर मेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया कि अ पैक कंटेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी लेवल्ड ग्रीन, तो निम्नलिखित में से किस धातु वाले पैक पर हरे रंग का लेवल लगा होना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू मी, इसका ऑथेंटिक सोर्स है, मुझे आंसर नहीं मिला अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन इसका आंसर जो होना चाहिए वो होगा मेडिसिन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू मी होगा। फिलहाल के लिए इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया व्हाट आर द पोस्टेज चार्जेस फॉर एयरोग्राम, एयरोग्राम के लिए कितने पोस्टेज चार्जेस लगते हैं, यानी कि डाक शुल्क क्या लगता है? तो एयरोग्राम के लिए जो डाक शुल्क लगता है वो लगता है 15 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया कि फॉरेन आर्टिकल इज एड्रेस्ड पोस्ट रेस्टेंटे फ्रॉम विच डे वेयर हाउसिंग चार्जेस विल बी लीव्ड, यदि किसी विदेशी वस्तु का नाम पोस्ट रेस्टेंटे है तो किस दिन से वेयरिंग हाउस से शुल्क लगाया जाता है? बेसिकली ये है कि अगर कोई फॉरेन आर्टिकल है और उस पर टैग लगा हुआ है पोस्ट रेस्टेंटे का, यानी कि वो एड्रेस्ड है पोस्ट रेस्टेंटे के लिए, तो वेयरिंग हाउसिंग के जो चार्जेस हैं वो 8वें दिन से लागू हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है यूज ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड फॉर एड्रेसिंग कम्युनिकेशन टू फॉरेन कंट्रीज एक्सेप्ट भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश इज ट्रीटेड एज, बेसिकली ये पूछा गया है कि विदेशों में जैसे भूटान, नेपाल और बांग्लादेश को छोड़ करके अगर कोई ILC से इंटरनेशनल लेटर कार्ड से, इनलैंड लेटर कार्ड से, अंतर्देशीय पत्र कार्ड से अगर कोई कम्युनिकेशन करता है, संचार करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, तो उन इनलैंड लेटर कार्ड्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? तो उनको ट्रीट किया जाता है एज ए इनसफिशिएंटली पेड लेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एट प्रिंटेड पेपर रेट्स एंड फॉरेन पोस्ट, निम्नलिखित में से किसी विदेशी डाक में मुद्रित कागज की दर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है? तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय यूटिलाइजिंग टाइपराइटर ऑफ एनी टाइप, इसे प्रिंटेड पेपर की रेट पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेशंस इज परमिटेड ऑन कंटेंट्स ऑफ ए स्मॉल पैकेट्स इन फॉरेन पोस्ट, यानी कि विदेशी डाक में एक छोटे पैकेट की सामग्री पर निम्नलिखित में से किस अंकित की अनुमति है? तो निम्नलिखित में से रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ द गुड्स, ट्रेडमार्क, एड्रेस ऑफ द सेंडर, इन सभी की अनुमति मिलती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया द पोस्ट ऑफिस इज नॉट लायबल फॉर द लॉस ऑफ द रजिस्टर्ड आर्टिकल इफ द सेंडर हैज नॉट मेड एन इंक्वायरी विद इन, बेसिकली ये पूछा गया कि यदि प्रेषक ने निम्नलिखित अवधि के भीतर पूछताछ नहीं की है तो डाकघर पंजीकृत वस्तुओं के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसके लिए जो टाइम लिमिट होती है वो होती है 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स होती है। क्या कहते हैं, इनलैंड की जब रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन जब फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बात करेंगे तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद इन 1 ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड, ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।